हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हमने CHSL 9 अगस्त के सारे शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंपाइल किया है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा एग्जाम का लेवल। सबसे पहला सवाल दिया हुआ है कि x + y + z = 6√3 है और x² + y² + z² = 36 है। तुमको पता करना है कि x:y:z का रेशियो क्या होगा। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले ऑप्शन का सहारा लेंगे, क्योंकि इसको कन्वेंशनल मेथड से बनाने में काफ़ी लंबा समय रहेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। उतना टाइम एग्जाम में हमारे पास नहीं होता है, तो हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। क्योंकि ऑप्शन 1:1:1 भी था, तो हमने x = 2√3, y = 2√3 और z = 2√3 माना। तीनों का जोड़ हमारे पास 6√3 हो जाएगा। तो इस तीनों को हमने यहाँ पर रखा और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने की कोशिश की और ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा था। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 1:1:1 का रेशियो में आ जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि यदि आयकर की दर 18% बढ़ जाती है और शुद्ध आय जो है 2% घट जाती है, तो आयकर की दर क्या थी। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हमारे पास 100 रुपया है, हमारा x% लग रहा है, तो हमारे पास जो नेट इनकम हो जाएगा वो 100 - 100 का x% होगा। इस कॉन्सेप्ट को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आय है और ये हमारा शुद्ध आय है। तो अगर जैसे ही आयकर की दर बढ़ती है, यानी कि ये 18% बढ़ रही है, ये 18% बढ़ रही है, तो नेट इनकम जो है वो 2% घट रही है, ठीक है। क्योंकि हमारा इनकम जो है सेम है, तो ये जो जितना प्रतिशत बढ़ा, नेट इनकम जो है उतने ही प्रतिशत से घटा। तो हम इसको रेशियो मेथड से बना सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं कि x का 18% बराबर नेट इनकम का 2% बराबर है। क्योंकि हमारा इनकम दोनों केस में सेम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बटा नेट इनकम बराबर क्या हो जाएगा, 2/18। ये हो जाएगा 2 × 18, 1/9। तो टोटल इनकम हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 यूनिट। ये हो जाएगा हमारा 10 यूनिट। तो हमारा इनकम रेट कितना था, इनकम टैक्स का रेट, तो रेट हमारा कितना होगा, तो जो टैक्स हमारा लग रहा है कितना लग रहा है 1, और टोटल इनकम कितना है 10 × 100। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि x - 1/x = 11 है, तो x³ - 1/x³ का मान क्या होगा। ये आइडेंटिटी पे सवाल है, डायरेक्ट सवाल है। अगर हम जानते हैं x - 1/x = k होता है, तो x³ - 1/x³ का जो वैल्यू होता है वो k³ + 3 × k होता है। तो इसी आइडेंटिटी पे हम वैल्यू रख के मान निकाल सकते हैं। तो k की जगह 11, तो हमारे पास x³ - 1/x³ का मान कितना हो जाएगा, 11³ + 3 × 11। तो ये हो जाएगा 1331 + 33। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1364। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि ट्रेन ए को 708 किलोमीटर की यात्रा करने में ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ट्रेन ए अपनी सामान्य गति को दुगना कर देती है, तो अब यह ट्रेन बी से 3 घंटे पहले दूरी तय करती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बी। ये बी का हमको स्पीड निकालना है। तो बी का स्पीड क्या होगा। तो सब यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेन ए है और ये एक ट्रेन बी है। तो ट्रेन बी अगर टी घंटा ले रही है, तो ट्रेन ए जो है इससे 6 घंटा ज़्यादा लेगी। तो अगर ट्रेन जो है ए अपना स्पीड दुगना कर देता है, तो यहाँ पर ए का देख लेते हैं कि ए में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ए का स्पीड पहले था 1, है ना, पहले था स्पीड 1, अब स्पीड कर दिया है 2। तो अगर डिस्टेंस समान रहता है, क्योंकि इस केस में डिस्टेंस समान है, जब भी डिस्टेंस या दूरी जो है समान रहता है, कांस्टेंट रहता है दोनों केस में, है ना, बराबर रहता है, तो स्पीड का रेशियो जो होता है वो उल्टा होता है टाइम के रेशियो से। जो भी टाइम का रेशियो उसका इन्वर्स जो है स्पीड का रेशियो होगा। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 ए के लिए, ए के केस में। तो चूँकि इसने जो है स्पीड को दुगना किया है, तो इसका टाइम उसकी अपेक्षा कम लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितना घटा है टाइम। तो टाइम पहले 2 था, अब टाइम हो गया है 1, तो -1, एक यूनिट का टाइम घटा है। और एक्चुअल में कितना घटा है, तो चूंकि जब गति को दुगना करता है तो यह ट्रेन बी से 3 घंटे पहले दूरी तय कर लेता है। तो अब जो है ट्रेन का स्पीड ए का जो है पहले से जितना बी ले रहा था उससे अब 3 घंटा कम समय लेगा। तो दोनों में डिफरेंस कितना है टाइम का, ये कितना का अंतर आया टी में। जब शुरू में था तो टी + 6 था, और जब न्यू में आया तो टी - 3 हो गया। तो टोटल डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, 9 आवर का। ये 9 आवर जो है 1 यूनिट के बराबर होगा। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 आवर। तो ओरिजिनल में
टाइम कितना ले रहा था शुरू में ए, तो 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 18 घंटे, यानी कि t+6, ये शुरू में टाइम था t+6, तो t+6 का मान जो था 18 था, तो t का मान कितना हो जाएगा 18 - 6 12 घंटा। ये निकल गया किसका टाइम, b का टाइम। तो b का चाल कितना हो जाएगा, b का स्पीड कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है 708 बटा समय कितना है 12, अगर इसको हम भाग देंगे तो 12 पंचे 60 और वर्णमा 8 से, तो ये आ जाएगा 59 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको कन्वेंशनल मेथड से भी बना सकते हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, एक बार उसको भी देख लीजिए। ए का स्पीड, मान लीजिए कि ए का स्पीड जो है x है और b का स्पीड जो है y है, तो पहले ए का समय कितना लगेगा, दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा ए का समय 708 बटा x हो जाएगा और b का समय हो जाएगा 708 बटा y, और ये इससे 6 घंटा अधिक लेता है। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या होगा कि अगर ए अपनी सामान्य गति को दुगना कर देती है, तो अब हो जाएगा 708 बटा 2x, चूँकि ए का स्पीड दुगना हो गया है, तो इस केस में जितना टाइम बी ले रहा था अब उससे ये 3 कम लेगा। अब ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे x के लिए, तो हमारे पास आंसर y का निकल के आएगा 12, यानी कि b का जो टाइम लगेगा वो 12 घंटा लगेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे सॉल्व करके भी बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए आप रेशियो मेथड से सॉल्व करना ज़्यादा उचित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि a + b + c बराबर 17 दिया हुआ है, a² + b² + c² बराबर 101 दिया हुआ है, तो फाइंड a - b² + b - c² + c - a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कि 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को हम 0 मान के चलते, क्योंकि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है तभी उस केस में हम a और b और c का मान निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो इसको शॉर्ट में बनाने के लिए एक वेरिएबल को हम 0 मान के, मानिए c को हम 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a + b = 17 और ये हो जाएगा a² + b² बराबर 101। तो हमको निकालना कितना है, c को 0 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर + b² + a², तो ये हो जाएगा 2 × a² + b² - 2 × ab का मान हमको निकालना है। तो यहाँ से ab का मान निकाल लीजिए, ये दोनों को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा a² + b² + 2ab, तो a² + b² का मान दिया हुआ 101 + 2ab बराबर 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 2ab का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया, 289 में से 101 जाएगा तो कितना बचेगा 8 8 188। अब इस 188 को हम यहाँ पे रख देंगे, तो 2 × a² + b² का मान कितना है 101 - 188, तो हमारे पास आ जाएगा 202 - 188 और ये हमारे पास चल के आ जाएगा 14, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक वृत्त में 2 जीवाएँ हैं AB और CD एक दूसरे को P पर काटती हैं। अगर PB बराबर 10 सेंटीमीटर है, PA बराबर 6 सेंटीमीटर है, PC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो PD का मान हमको पता करना है। तो एक वृत्त सबसे पहले बना लेते हैं, यहाँ पर 2 जीवा बना लेते हैं, ये एक दूसरे को P बिंदु पर काटती है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। क्वेश्चन में दिया हुआ है PB बराबर 10, PA बराबर 6, PC बराबर 5, तो PD का मान हमको निकालना है, x का मान। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई 2 जीवा एक दूसरे को इंटरनल विच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो वो जो है इसका जो आपस में गुणनखंड जो होगा वो बराबर होगा। यहाँ पर AP × PB बराबर क्या हो जाएगा PC × PD, यानी कि P जो है आधार पॉइंट है, यहाँ से हम PA और ये दूसरा सेक्शन को आपस में गुना करेंगे और PC और PD को आपस में गुना करेंगे। तो AP का मान दिया हुआ है 6 और PB का मान दिया हुआ है 10 और PC का मान दिया हुआ 5 और हमको निकालना है PD, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं PD का मान हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री का मान निकालने के लिए हम 2 तरह से इसको बना सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले कि साइन 15 को हम 45 - 30 रखेंगे, तो साइन A - B का क्या फार्मूला होता है, तो साइन A - B का फार्मूला होता है कि साइन A × cos B, तो साइन 45 × cos 30, तो 1/√2 × √3/2 माइनस cos 45 × sin 30, cos 45 का मान होता है 1/√2 और sin 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ से आप देखेंगे √3 - 1/2
2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं रहता है तो आप डायरेक्टली, एक कॉन्सेप्ट है, एक ट्रिक है, आप उसको याद रख लीजिए, तो कोई भी वैल्यू का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये है 15 डिग्री और ये है 75 डिग्री, टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो होगा वो इधर √3 - 1 बनेगा, इधर √3 + 1 बनेगा, और इधर 2√2 बन जाएगा। इस रेशियो को आप याद रख लीजिए तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ से आप साइन 15 का निकालें या कॉस 15 निकालें या साइन 75 निकालें या कॉस 75 निकालें, सारा का वैल्यू यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक गांव की जनसंख्या 9000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या की गणना क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ बर्थ रेट दिया हुआ है और यहाँ पर डेथ रेट दिया हुआ है। तो बर्थ रेट है 12.5% और डेथ रेट है 2.5%। तो नेट रेट कितना बन जाएगा, नेट बर्थ रेट कितना बन जाएगा, क्योंकि 12.5% ज़्यादा है, डेथ रेट कम हो रहा है, तो नेट हमारे पास बन जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो ये बन जाएगा 10%। क्योंकि ये 3 साल वाला केस है तो 1 साल में हमारा 10% बढ़ रहा है, तो 1 साल में 1/10 है, तो ये 10 बढ़ रहा है, अगले साल 11 हो जाएगा, फिर ये 10 से 11 होगा, फिर ये 10 से 11 होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए हम डायरेक्टली 3 पार्ट में इसको 3 साल के लिए निकाल देंगे। अब तीनों को आपस में गुना करेंगे 1000 और ये बन जाएगा 1331। एक शून्य इधर हटाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, यानी कि 100 में से 133.1 यानी कि 33.1% का नेट इफेक्ट बढ़ोतरी हुआ है 3 साल में। तो अब 3 साल बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, 33.1% बढ़ा है, तो 9000 का 133.1% हम निकालेंगे, क्योंकि 33% बढ़ा है तो 100 में से 33.1% बढ़ा है तो 133.1% हो जाएगा। ये शून्य शून्य कट जाएगा, तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 9 9 तिया 27, 9 तिया 27, 2 29, 9 और 2 11, 11,979 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है। ये दिया हुआ 2a + 5b = 12 है, ab = 3 है, तो 4a² + 25b² का मान क्या होगा। सिंपली इसको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, 4a² + 25b² बराबर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2ab है ना, तो 2 × 4 × 25, 20 × 3, ये 60 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 84, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि कोई वस्तु 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट के बाद 3400 रुपये पर बेची जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो 2 क्रमिक छूट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हम ऐसा करेंगे कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट को एक एकल डिस्काउंट में बदल देंगे। इफेक्टिव डिस्काउंट इसका कितना होगा, 20 + 15 माइनस 20 × 15/100। इफेक्टिव डिस्काउंट हमारे पास कितना निकलेगा, 20 और 15 35 में से 15 30 गया तो 32% डिस्काउंट होगा। तो सेलिंग परसेंटेज कितना होगा, 68%। तो 68 में बेचा जा रहा है, जबकि 100 मूल्य, इसको हम लोवेस्ट फ्रैक्शन में तोड़ देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 17/25, यानी कि ये SP है और ये हमारा MP है। तो SP का वैल्यू दिया हुआ है हमारा कितना, 3400, इसमें हम 200 से गुना करेंगे तो 3400 आएगा। तो उसी तरीके से MP निकालने के लिए भी इसको हमको 200 के फैक्टर से गुना करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 25 दूनी 50, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5000। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि x4 + 1/x4 = 322 है, तो x³ - 1/x³ का मान कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पिछली बार भी आए थे, उसमें भी हमने बताया था कि अगर 4 का कॉन्सेप्ट है तो इसको हम 2 के टर्म में तोड़ेंगे, है ना, स्क्वायर में इसको ले आएंगे, 2 घटा के स्क्वायर में ले आएंगे, x² + 1/x² का मान कितना हो जाएगा। तो क्या होता है कॉन्सेप्ट, रूट के अंदर जो संख्या दी हुई है उसको लिखेंगे, अब प्लस ये जो प्लस साइन है यहाँ पे भी प्लस साइन रखेंगे, तो ये हो जाएगा 322 + 2, ये हो जाएगा √324, और √324 जो होता है वो 18 होता है। ठीक है, अब इसको हमको x - 1/x में निकालना है, तो फिर से हम यहाँ पावर 2 को घटा रहे हैं, है ना, लोवेस्ट में ला रहे हैं, तो x - 1/x में जाएंगे, है ना, 2 का पावर घट रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √, फिर से वही कॉन्सेप्ट 18 है, तो यहाँ पे हम 18 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस निकालने के लिए बोल रहा था, यहाँ पे भी हम -2 करेंगे, तो √, हो जाएगा 16, ये हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ से हम डायरेक्टली x³ - 1/x³ का मान निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये k है तो कॉन्सेप्ट क्या होता है,
एक्स क्यू माइनस 1/x³ का मान अगर k है, x माइनस 1/x का मान अगर k है तो ये हो जाएगा KQ प्लस 3:k। यहाँ पे हो जाएगा 4Q प्लस 3:4, है ना। ये निकल जाएगा 64 प्लस 12, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 76। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि a प्लस बी किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है और ए अकेले उस काम को 40 दिनों में पूरा करता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। बहुत ही आसान सवाल है, इफिशियंसी मेथड लगा देंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120, इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इसका गुना 5, इसका गुना 3, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ए का इफिशियंसी है 3, ए प्लस बी का है 5, तो बी का इफिशियंसी कितना निकलेगा, 5 में से 3 गया 2, है ना। तो कितना दिन काम को पूरा करेगा, टाइम बराबर वर्क बटा इफिशियंसी, वर्क कितना है 120, इफिशियंसी कितना है 2, ये हो जाएगा हमारा 60 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, अगर ए बी बराबर 3 है, बी सी बराबर 5 है, तो ए सी का मान हमको पता करना है अगर ए बी सी बराबर 120 डिग्री दिया हुआ है। तो एक ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी, ये ए बी सी का मान दिया हुआ है 120 डिग्री, और यहाँ पे ए बी दिया हुआ है 3 और बी सी दिया हुआ है 5, और ये ए सी का मान हमको निकालना है। तो ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप फार्मूला याद कर सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये है ए, है ना, ये ए बी और सी। यहाँ से अगर हम कॉस बी निकालेंगे, है ना, तो यहाँ से हम कॉस बी निकालेंगे तो कॉस बी का मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है एक्स है, बटा 2:a:c। बी का मान है 120, तो कॉस 120 डिग्री बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2:3:5। ठीक है, कॉस 120 को हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा 34, है ना। तो 9 प्लस 25 34 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 3 दूनी 6 पंचे 30। तो हमारे पास कितना आ जाए, कोस 120 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान कितना, कोस 60 का मान होता है 1/2, कोस 180 माइनस थीटा का मान होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 बराबर 34 माइनस एक्स बटा 30, ये 15 बार कट जाएगा, हमारे पास निकल गया 34 माइनस एक्स बराबर माइनस 15, है ना, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकल गया 49, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर 9, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी, इसका मान हमको पता करना है। किसी भी ट्रायंगल का जो भुजा होता है वो रेस्ट जो बचा हुआ भुजा है उसके घटाने पे जो वैल्यू आया और उसको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो दोनों के बीच में होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भुजा है, मान लीजिए ए है ना, तो ए भुजा है तो बी माइनस सी से छोटा रहेगा और बी माइनस सी से बड़ा रहेगा और बी प्लस सी से छोटा रहेगा। तो यहाँ पे हमको एक्स मान है, तो एक्स का मान कितना रहेगा, एक्स का मान जो रहेगा वो 14 में से 9 जाएगा 5 से बड़ा रहेगा, और 14 में से 9 गया वो 13 से 23 से छोटा रहेगा। क्योंकि ऑप्शन हमारा बहुत सारा था, 5, 17, 23 और 24, हमको पता करना था कि इन चारों के बीच में कौन सा हमारा वैल्यू लाई कर रहा है। तो यहाँ पे लाई कौन सा कर रहा है, क्योंकि 5 से बड़ा होना चाहिए तो 5 होगा नहीं, 17 हो सकता है, 23 से छोटा होना चाहिए, 23 नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 17, यानी कि हम 17 पे टिक करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 1395 में बेचता है और उसे 7% की हानि होती है, लेकिन वह उसी वस्तु को 1725 में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि 7% की परसेंटेज लॉस जो है दिया हुआ है 7%, 7% लॉस दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 93% रहा होगा, है ना। तो 93% का मतलब है 93/100, यानी कि ये CP रहा होगा और ये SP रहा होगा। ठीक है, तो SP का वैल्यू दिया हुआ है 1395, तो 93 में कितना गुना करेंगे, 1395 आ जाएगा, ये 15 गुना करेंगे। ठीक है, तो 15 का फैक्टर हो जाएगा, तो CP हमारा कितना बच जाएगा, 15 के फैक्टर से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1500। तो CP अगर हमारा 1500 निकल गया तो SP हमारा कितना निकलेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ कि SP 1725 है, 1725 में बेच रहा है और CP हमारा है 1500, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1725 में से 1500 घटाएंगे तो 225 हो जाएगा, तो 225 बटा कितना पे प्रॉफिट हो रहा है 1500 पे गुना 100,
ये 0 0 कट गया, ये 15 आ जाएगा। तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 15%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि x इक्वल टू 7 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3√5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है। अगर हमको x प्लस 1/x का मान पता है तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो 1/x जो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। 7 माइनस 3√5 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3√5। अगर दोनों को जोड़ेंगे x प्लस 1/x को, ये दोनों अगर जुटेगा तो क्या हो जाएगा? एलसीएम है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इक्वेट करेंगे। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी का स्क्वायर 3√5, 9 × 5 = 45। ये बटा है ना, बटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे नहीं। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 माइनस 45। हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? 2:9 5 14, ये 94 बटा ये 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 47। ठीक है, तो x प्लस 1/x का मान अगर हमको 47 दिया हुआ है ना, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना हो जाएगा? 47 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 47 का स्क्वायर 2209, 2209 माइनस 2 हो जाएगा 2207। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सीरीज़ का लास्ट सवाल है। यहाँ पर दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसको 15 दिया हुआ है। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा? ये सवाल जो लगभग सारे शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले एक फार्मूला याद कर लेते हैं। वो फार्मूला क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू, ये होता है हाफ इस्टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। ये डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करके हम मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है हाफ ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 5 इंटू 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का मान 15 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का मान 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना निकल गया? हाफ गुना 5 गुना 15 × 45 में से 25 जाएगा 20, ये गया 10। तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 50। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।